बाबा साहब के असली अगर पोते देखे जाएं तो बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेंगे, बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा। इनको तो मैं फर्जी बताता हूँ। हम बाबा साहब के पोते हैं इसलिए इनका सम्मान करते हैं और इनको हम सराखों बैठालते हैं। अगर इन्होंने पार्टी की बात की, इन्होंने वोट की बात की, तो हमारी बहन जी हैं और हमारी ऑलरेडी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। हम बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं नहीं जा सकते। अगर पार्टी की बात करते हैं तो हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे। जय भीम सर। जय भीम। मैं शरद कुमार, समता टीवी चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आपने अपना समय दिया, कीमती समय। और आज हमारे साथ में जो है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी माननीय MP आज़ाद जी, जो काफ़ी दिनों के बाद आज इनसे मुलाकात हुई। तो आइए जानते हैं कि इस समय बसपा का कार्यभार इनको सौंपा गया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर जी, माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समता आवाज़ टीवी और भाई शरद जी, चूँकि आप अभी शायद नया चार्ज लखनऊ में लिया है, जिला संवाददाता हैं आप। और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, सभी बहुजन मीडिया के दर्शकों को और सभी बहुजन मीडिया वाले कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आज की जो बहुजन समाज की आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो बहुजन समाज के जो बहुजन मीडिया है वो उठा रही। बाकी जो चंद गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं वो तो बात करने की कतराती है, क्योंकि उन्हें ताकत पता है। और हाथी की ताकत तो वो जानते ही हैं कि जो बैठा भी हो वो भी गधे से ऊँचा होता है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी जो कि बाबा साहब जी के पोते हैं और जाके सपा समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना गठबंधन किया। पता नहीं उनके अंदर की क्या भावनाएं हैं, क्या पता नहीं। तो प्रकाश राव अम्बेडकर जी बाबा साहब के पोते हैं, इसलिए उनको आज देश और विदेश में माना जाता है, जाना जाता है। उनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि कोई नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बाबा साहब के अगर असली पोते वो हैं जो देश में उनके मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ने व्यक्तिगत परिवार की कहीं बात नहीं की, व्यक्तिगत उन्होंने कोई परिवार के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी जो रॉयल्टी थी उन्होंने देश और समाज के नाम दे दी। तो वो बाबा साहब को देखा जाए तो बाबा साहब का जो मिशन, बहुजन समाज पार्टी जो संविधान बचाने की हक की लड़ाई लड़ रही है, तो बाबा साहब के असली अगर पोते देखे जाएं तो बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेंगे, बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा। इनको तो मैं फर्जी बताता हूँ। जो आज संविधान को जिसने छेड़ने की कोशिश की, और संविधान को छोड़िए सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब की फोटो प्रतिमाओं को अपमानित किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, तोड़ा है तो सबसे ज़्यादा उनकी सरकार में तोड़ा गया। और आज उनके प्रपोत्र जो है आज उनके साथ में हाथ मिला रहे हैं, तो वो उनकी कोई चुनावी लालसा रही होगी कि वो हम इनके साथ जाएंगे तो कल को सरकार बना लेंगे, या सरकार बना के हम बहुजनों का वोट ट्रांसफर, ऐसा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे तमाम जानने वाले साथी गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि माननीय प्रकाश राव अम्बेडकर जी या अम्बेडकर साहब पर परिवार से कोई अगर आ जाता है तो किसको वोट करेंगे। तो ग्राउंड से जितना भी माताएं बहनें, जितना भी हमारे वोटर्स, जितने जनता के समर्थक, जितने बहुजन समाज पार्टी के लोग, उन्होंने कह दिया कि हम बाबा साहब के पोते हैं इसलिए इनका सम्मान करते हैं और इनको हम सराखों बैठालते हैं। अगर इन्होंने पार्टी की बात की, इन्होंने वोट की बात की, तो हमारी बहन जी हैं और हमारी ऑलरेडी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। हम बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं नहीं जा सकते। अगर पार्टी की बात करते हैं तो हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा मुझे दिया है, सबसे ज़्यादा अधिकार मुझे दिया है, तो उनसे ज़्यादा असली पोते हम हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहता हूँ कि जब बस सपा की सरकार थी तो सपा ने आरक्षण जो बिल पारित हुआ तो OBC का, और उसका विरोध पुरजोर उन्होंने विरोध किया था सर। तो मतलब प्रकाश अम्बेडकर जी उस OBC आरक्षण बिल को फाड़ा गया और प्रकाश अम्बेडकर जी आज उनका साथ दे रहे हैं, जो संवैधानिक अकॉर्डिंग संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी की सत्ता आने पर या अखिलेश जी से मिलने पर, या अखिलेश जी से ये जो है मेल कर रहे हैं, अखिलेश जी से मिल रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तो इसके मतलब देखो ऐसा है, देखो जो पार्लियामेंट में बिल फड़वाया गया था, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे थे कन्हैया साहब, क्योंकि वो भी SC समाज से थे। तो पदोन्नति में आरक्षण का जो बिल फड़वाया गया था, इन्होंने बहिष्कार किया कि हमें ज़रूरत नहीं है, अब शेड्यूल कास्ट बराबर का हो गया, अब इनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो इनको शायद जानकारी नहीं है, और इनको जानकारी अभी जो सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, तब इनको लग गया कि हाँ यार मुझे ज़रूरत थी। जब इनको खुद की बैठने की चेयर को उन्होंने गाय के मूत्र से धुलवा दी,
तब इनको भी लगा मैं भी उसी में से हूँ जिनका हम विरोध करते आए। शायद इनको उस समय इस चीज़ का ज्ञान हुआ या उनका चक्षु जगा कि हम जिनका विरोध करते ये भी तो हमारे भाई हैं। तो ये राजनीतिक जब चर्बी चढ़ जाती है तो उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो चूंकि उनकी समाजवादी पार्टी सरकार थी उस समय 12 से लेकर 17 में, तो उन्होंने हमारे ही एक व्यक्ति सांसद को बरगलाया और उसको पार्लियामेंट में खड़ा कर दिया, तुम बिल फाड़ो। यहाँ तक और किसी राज्य में लागू नहीं किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने सबसे पहले कर दिया, लागू कर दिया। जो हमारा चार्ज पे था यही था वो जेई हो गया, जेई था वो और नीचे चला गया, जो उससे नीचे बाबू था वो चपरासी हो गया। तो इस क्रिमिनल के तहत चलते हमारा नुकसान होता गया। जो हमारा एक प्रोमोटेड IAS हो गया था वो फिर SDM बन के आ गया। तो ये कई चीज़ें इन्होंने एकदम आकर के, उसमें ज़्यादातर तो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे, OBC के भी बहुत से लोग थे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं समाज का बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और समाज इसको याद कर रखा है। समाज इनको इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। वो किसी भी से समझौता कर लें। यहाँ तक आप तो देख रहे होंगे कि आज फलाने आ रहे हैं, धमाके के आ रहे हैं, उनको पार्टी ज्वाइन हो रही, उनको पार्टी ज्वाइन हो रही। मैं तो अभी कार्यक्रम में गया था तो वहाँ पर मेरे एक मित्र मिलने वाले समाजवादी पार्टी के मिल गए, भैया ऐसे क्या नाम बहुजन समाज पार्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। हमने कहा कौन से चश्मे देख रहे हो भाई जो तुम्हें दिख नहीं रही है, और फिर आप चूंकि दूसरे पार्टी में तो आपको वो दिख रहा होगा। तो बोले मैं तो यहाँ पर इस बार बहुत मजबूती से हूँ। हमने कई कैंडिडेट हैं? बोले 39, एक विधानसभा में 39 कैंडिडेट है। हमने कहा जिस दिन टिकट बांटना उस दिन नमस्ते करने आऊँगा आपको, क्योंकि 39 में कितने को समझाओगे, सब बड़े बड़े नेता है ना। तो ये तोड़ करके जो जोड़ना चाह रहे हो, जोड़ करके कैसे जोड़ कर रखवाओगे ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है राजनीति में। तो अभी जोड़ना अलग चीज़ है, आपने सबको वेलकम कर लिया, लेकिन अभी वो बोलते हैं 400 पार, कोई बोलता है 350 पार। मैं तो कहता हूँ मैं तो बहुमत में आऊँगा, 200 प्लस हम सीटें जीतेंगे और बहुमत में रहेंगे। तो इस हिसाब से तो 1000 कम से कम विधानसभा होनी चाहिए, तभी तो हो पाएंगे। तो इन अब कभी कभी तो हमारे जो गोदी मीडिया के लोग हैं कभी कभी 500 पार बोल देते हैं। तो उनको क्या मुंह है, बोल दें, ये तो स्वतंत्रता है। प्राइवेटाइजेशन के जिस तरह से सारी जॉब में वो एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गई, आपके स्कूल हो गए, बस हो गए, बिजली हो गई, तो जितनी भी सरकारी ये गवर्नमेंट सेक्टर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करते थे, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या कहना चाहेंगे कि इससे योगी जी जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब हम सबको रोजगार दे रहे हैं। देखो ये एवरीडे 1 करोड़ की जॉब मैं समझ गया हूँ क्या पूछना चाह रहा हूँ। ये सोची समझी रणनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाती है RSS, और RSS जहाँ से जन्म हुई वो मनु संविधान से। तो मनु जो संविधान था, मनु का जो संविधान था हमारे पूर्वज में, बाबा साहब के भारत के संविधान से पहले मनु का संविधान था। तो मनु के संविधान में जाति वाइज व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे करके, उसके बाद हिंदुओं में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये मनु के जो वंशज हैं RSS के जो हाफ चड्डी वाले लोग, तो इनका सिस्टम है ये जातिवाद व्यवस्था दोबारा लाना चाहते हैं। तो दोबारा लाने के लिए इनको सबसे पहले क्या है, संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक संविधान रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान आज सबसे बड़ी ताकत है बहुजनों की। सब आज पढ़ लिख गया, वो पढ़ गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, IAS हो गया, तो वो जान गया ताकत क्या है। पहले ये वर्ण व्यवस्था में बांटने के लिए प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सरकारी नौकरियां खत्म करेंगे। और प्राइवेटाइजेशन जब करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन में जिसकी जो कंपनी मालिक तो वो ऑनर होगा। आज आपको नौकरी संविदा पर रखेगा, आपकी क्वालिटी 50,000 रुपये महीने की, आपको 5,000 रख लिया, अब कल को बिना बताए निकाल देगा। जी निकाल देगा ना, क्योंकि ये सब अंबानी अडानी के चेले चापड़ होंगे। तो ऐसे लोग की जब नौकरी आप करोगे तो सबसे प्राइवेटाइजेशन में यही सबसे नुकसान होगा। और उसमें 11 महीने का एग्रीमेंट संविधान होता है, आप कोर्ट में जा नहीं सकते। अब कोर्ट में जाओगे भी कहाँ, संविधान ही आपका नहीं बचेगा, कोर्ट तो उनकी होगी। फिर वही भगवाधारी बैठे होंगे, तिलक लगा, हाँ भाई कौन है, कि ये तो अछूत है साहब, इसको वहाँ 20 कोड़े मार के छोड़ आओ। ठीक है, तो एक कौन है कि OBC का है कि इसको 30 कोड़े मार के छोड़ गया, अभी तो भी बहिष्कार चुनाव कर रहा था। तो ये मनु का संविधान में इंसान को इंसान नहीं समझाता था। वहाँ पर उनकी व्यवस्था है कि हम राजा हैं, तुम प्रजा हो और गुलामी करो, रोटी 2 मिलेंगी आपको, इस रोटी को ही विकास समझो, यही आपके लिए विकास है। तो इसीलिए आज जो इन्होंने कई बिल है, जैसे कृषि बिल अभी लाए, 3 काले कानून, तो कृषि बिल लाए। अभी शिक्षा में देखिए बच्चे पढ़े हुए हैं, अनशन पढ़े 8-8, 10-10 महीने पढ़े हुए हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक 4th क्लास की वैकेंसी निकलती है तो उसमें BTech MTech वाले फॉर्म डाल रहे हैं। तो आज यहाँ क्वालिटी की कोई कीमत है ही नहीं। यहाँ पर तो गाय चराओ और पकौड़े तलो, यही सिस्टम चल रहा। तो
तो ये जब गाय चराने वाले, गाय पालने वाले, इनको क्या मालूम एमटेक क्या होता है, बीटेक क्या होता है, आईएएस की क्या तैयारी होती है, तो उनको जानकारी नहीं है। इन्होंने तो मंदिर में घंटा बजाया, जो कमाई मिल गई उसको उड़ाया है। तो ऐसी सरकार को सबसे जल्दी हमारे युवा इस बार मन बना लिया है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ में आकर जुड़ रहा है। और इनको असली सबक अगर कोई सिखा सकता है तो माननीय बहन जी हैं, इनके अलावा कोई नहीं। क्योंकि तमाम गुंडे, तमाम माफिया, पूर्व सरकार में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, या तो प्रदेश छोड़ चले गए या फिर उन्होंने जेल का सहारा ले लिया, भैया हमें अंदर कर दो वरना बहन जी ना छोड़ेंगी। क्योंकि बहन जी लॉ एंड ऑर्डर और सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करती हैं। इससे पहले आपने देखा है 2 बार उन्होंने सीएम कुर्सी को लात मारी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जिस समय उन्होंने सब्बीरपुर कांड, जिससे एक और दल उभर के आ रहा है, तो उस कांड के लिए वहाँ के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए माननीय बहन जी बात रख रहे थे कि सब्बीरपुर कांड की, तो वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर साहब थे केंद्र के, उन्होंने बात नहीं रखने दी। तो माननीय बहन ने इस्तीफा दे दिया था कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं हम उसकी बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी मुझे राज्यसभा की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चलिए आए। तो ऐसी विश्व में 10 महिलाओं में से एक आयरन लेडी के नाम से माननीय बहन कुमारी मायावती जानी जाती है। तो उन्होंने कभी उनको लालच नहीं रहा है, उन्होंने सम्मान सिखाया। आज जितना भी छोटे छोटे दल हो, चाहे बड़े बड़े दल हो, चाहे हमारे बाबा साहब के जो पोते लिखते हैं, हम तो उनको एक लिखते हैं, या सच्चाई नहीं, सच्चाई तो हम लोग ज़्यादातर हैं, बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने कारवां को आगे बढ़ाया। तो आज वो लिखते हैं, आज अगर उनकी भी एक पहचान बनी है, उनको भी अगर जाना जाता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी की देन है, वरना कोई इन लोगों को घास नहीं डालता था। जैसे कि अभी केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो इस पे क्या सर आप कहना चाहेंगे? कि ऐसा उनको मतलब, तो देखो, उनका मतलब ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अयोध्या के बाद जो है वहाँ मथुरा की बारी है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं नहीं समझ पाया कि अयोध्या से मथुरा की क्या बात है। देखो ऐसा है, अयोध्या तो संभाली नहीं गई जी, और अयोध्या में दीपक जलाया है। सच्चाई तो यह है कि जो भी वहाँ नींव रखी गई, जो भी वहाँ कार्य किए गए, वहाँ हमसे मत पूछो, ना हमारे पार्टी के लोगों से पूछो, वहाँ के लोगों से पूछो, अधिकारी कर्मचारी ITI से मांगो। अभी तक जो काम वहाँ कराया गया, 2008 में मैंने भेजने ने स्टार्ट किया था, उसके बाद में अभी जब माननीय सत्यचंद्र मिश्रा प्रभु सम्मेलन शुरू हुआ तो उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया। तब उन्होंने एक स्पीच में बता दिया कि भाई वो काम तो दिखाओ कि जो करवाया है। तब उन्होंने जल्दी फावड़ा जैसे भी भेजी वहाँ पे काम दिखाने के लिए। सच्चाई है, अयोध्या में जाके देखिए वहाँ कोई काम नहीं है। तो ये क्या है, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया इनकी है, मीडिया इन्होंने खरीद के रखी है। तो कहते अयोध्या में ये हो गया, अयोध्या में वो हो गया। सच्चाई ये है, अयोध्या तो हमारे लखनऊ के बगल में है, तो आना जाना रहता ही है, महीना 2 महीने में पहुँच ही जाता हूँ। और ये यहाँ के लोगों को नहीं बताते, बाहर के लोगों को बताते हैं कि रामलला हमने अपना वादा निभा दिया। अरे तुम तो भगवान के जब नहीं हुए है, तो अपने इस इष्ट के नहीं हुए है, तो तुम जनता कहाँ से हो जाओगे? तो ये तो बरगलाने की बातें हैं कि अयोध्या बन गई, अब मथुरा जा रहे हैं। तो मथुरा में भी जा करके कुछ होना कुछ नहीं। पब्लिक ये यूपी जान गई ना, यूपी पब्लिक जान गई है कि ये सब बरगलाने की बात है। अब केशव मौर्य जैसे तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सबसे पहले अपना सम्मान बचाओ, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ राजनीति बेकार होती है। जब अपने ही सम्मान नहीं रख पाया तो आप समाज कहाँ रहे हो? आपको डिप्टी CM बनाया गया, आपके समाज की यानी OBC समाज के बहुत उम्मीदें थी। भारतीय जनता पार्टी सब लोगों ने वोट दिया कि हमारा रक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी, हमारा हक सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा मुख्यमंत्री आएगा। और सच्चाई क्या, ये चुनावी लालीपाप दिया गया था उनको भी। हम तो मौर्य शाक सैनिक समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि इस बार में कतई ही बरगलाना नहीं है। सर माफ़ी चाहता हूँ, एक चीज़ जैसे कि आपने बताया कि मतलब अयोध्या से मथुरा तक जो है अपने समाज की बात। अच्छा, तो योगी जी तो दावा करते हैं कि मैंने 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, मैंने राम मंदिर बनवाया, मैंने वादा किया था राम मंदिर बनवाने का, मैंने सबको रोज़गार दिया, और मैंने सबको कोरोना काल में मैंने राशन दिया, फ्री में राशन दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट, मुफ्त फ़ोन। तो सर कहाँ ऐसी कमी रह जाती है कि और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में, कि जैसे बताते हैं कि अखिलेश यादव के समय या बहन जी के समय वो बना, आज वो सिर्फ फीता काटना और नाम बदलना। सर इसके देखो ऐसा ना, बाबा जी की सरकार और जैसे 370 हटाया, 370 हटाने में मॉब लिंचिंग कितने को फंसाया, तो ये भी अच्छा काम है। ये अच्छा काम है, जनता की मॉब लिंचिंग में फंसाना अच्छा काम है, लोगों को घर से बेदखल करना अच्छा काम है। कोरोना काल में इतना लोगों की हत्याएं मतलब भूख से हो गई, और जबकि आज भी RTI में अगर डालिए कि PM केयर फंड का आप हिसाब दीजिए तो सीधे मना कर देते हैं, क्योंकि विश्व का पैसा
जब देखा कि भारत आपदाकालीन में इन्होंने ड्रामा करके दिखाया कि भारत के पास कुछ बता ही नहीं है, मैं तो भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास झोला लेके मैं चलने वाला हूँ, तो तमाम ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग देश हैं, उन्होंने इतना फंड भेजा, यहाँ तक कि हमारे अरे मेरी अपनी पार्टी से करीब 1100 करोड़ 11-12 लोगों ने 1 करोड़ रुपया दिया है, जितने एमएलसी सांसद सब ने 1 करोड़ रुपया दिया। तो जो हमारी एक यहाँ के दल ने दिया है, तो पूरे देश ने और फिर पूरे विदेश से कितना पैसा, हजारों नहीं अरबों करोड़ की संपत्ति वहाँ इकट्ठी हो गई ना। देने के नाम पर कुछ नहीं है। अभी पहले बोला कि वैक्सीन फ्री हो जाएगी, फिर बोला नहीं 600 रुपये की हो जाएगी, फिर बोला नहीं ऐसा करो फ्री कर दो, फिर तब तक पेट्रोल पहुंच गया 100 पार। हाँ, उसके बाद जब 100 पार कर दिया फिर कुछ घटाया। तो ये सब सोची समझी रणनीति मैं आपको बता चुका हूँ ना कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो चलाने वाली वो बाबा नागपुर में बैठे ना, तो नागपुर से जो बिल पास होता है कि ऐसे नहीं तो ऐसा कर जाके, ऐसे नहीं ऐसा कर जाके, वो सिस्टम वहाँ से चलता है। इन लोगों को कुछ नहीं है। और वो सब मनु के वंशज हैं। अब मनु के बारे में बता चुका हूँ। मनु संविधान में क्या था, सबसे ज़्यादा तो वर्ण व्यवस्था, जो जिस जाति का है वो अपना वो काम करे जा करके, ये वो चाहते हैं, इसलिए संविधान हटाना चाहते हैं और संविधान में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। लेकिन अब ये जनता जान चुकी है कि अब अगर आप हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे हमारे संविधान के साथ, तो हम ऐसे नहीं करोगे तो हम धरना देंगे। अभी किसानों ने दिखा तो दिया, 11 महीने से लगभग 750 शहादत हुई वहाँ पे, और आखिर में इनको ढुकना पड़ा। अब पहले ये बताते थे कि 3 क्या नाम किसान कानून के फायदे, और जब बढ़िया था तो हटाया क्यों भाई? बढ़िया तो हटाया क्यों, और बढ़िया नहीं तो लगाया क्यों था जी? तो दोनों चीज़ें ना। तो 11 महीने जब यहाँ पर हमारा पूरा पब्लिकेशन पूरा सिस्टम खराब होने के बाद में आपने उसको वापस लेना मतलब मजबूर किया। ये जनता, देश की जनता ने मजबूर किया। अगर नहीं करोगे तो हम हटेंगे ही नहीं। हमने तो खाना दाना लेके आ गए। इसी टाइप से शिक्षा के प्रति जितने हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, मैं तो देखता हूँ यहाँ रमाबाई से लेके अम्बेडकर पार्क, तो कई जगह पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं हटूंगा नहीं, अब चुनाव आए कुछ भी है, क्योंकि मुझे रोजगार चाहिए। 5 साल हो गए, तुमने वादा किया तो 2 करोड़ नौकरी देंगे, और क्या नाम जो है इतना तुम्हें आवास देंगे, इतना घर देंगे, इतना तमाम दुनिया के उन्होंने जो प्रोपोगंडा दिखाया था, 15 लाख खाते में आएगा, आया को 15 रुपया भी। यार ये सिस्टम और खराब कर दिया कि पहले तो खाते में पैसा पड़ा रहता था, तो जितना था तो ब्याज मिलता था। इस बार क्या हो गया कि अगर पैसा पड़ा हुआ है तो अगर आपने लेन देन किया या नहीं किया, लेकिन कटना जरूरी है उनका। और गलती से आपने 5 ट्रांजेक्शन ऊपर कर लिया तो 100 रुपये निकालो, चाहे आपसे 1 लाख रुपये निकालो, चाहे 10 रुपया, उनका तो तय है चार्ज, वो कटना ही कटना है। आप निकालो चाहे ना निकालो, मंथली चार्ज कटना ही कटना है। तो आपको पता है भी इन्होंने जो आधार से लिंकेड खाता खुलवाया था, जैसे 100 रुपये डलवाया था, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया घपला हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपया का। और जनता को इस चीज़ में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो जानता हम तो 100 रुपये डाले या 200 रुपये डाले, भाई ये तो जानता है। हमने एक व्यक्तिगत खाता खुलवाया तो उसमें 100 रुपया, जनधन खाता की बात कर रहा हूँ, 100 डाला 200 डाला, आया तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका 100 रुपया वो चला गया। कहाँ चला गया? वो उनके ये जो PM केयर फंड से लेके तमाम इनकी रिलेटिव योजनाएं, वहाँ चला गया पैसा। सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ और इसका कोई हिसाब नहीं है। जनता को जिस दिन मालूम हो जाएगा, और मालूम तो हो ही गया, अब वो इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, और चुनाव आते ही वो वोट की चोट देगा। और इनकी ये तो चले जाएंगे मठ में, वहाँ घंटा हिलाएंगे, बाकी वो गुजरात में उनको पकौड़े तलवाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।